मैं डॉक्टर निर्मल शर्मा हूँ और मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज कोटा में सीनियर प्रोफेसर मेडिसिन और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट इमरजेंसी मेडिसिन। देखिए, ये दूसरी लहर कोरोना की प्राय समाप्ति की ओर है और तीसरी लहर की चर्चा चल रही है। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि तीसरे जो लहर है उसमें हम और साथ में समाज भी बच सके। देखिए, एक जो कोरोना प्रोटोकॉल जिसकी बात बार बार की जाती है, तो उस कोरोना प्रोटोकॉल में 3 बातें बताई जाती है। एक तो मास्किंग की बात कहते हैं, दूसरा फिज़िकल डिस्टेंसिंग। देखिए, एक शब्द का बार बार प्रयोग होता है, सोशल डिस्टेंसिंग। मैं कई चैनल पे मैं इस बात का एक्चुअली विरोध कर चुका हूँ। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग कहने से क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं जनसाधारण को, वो क्लियर नहीं होता। देखिए, हमें सामाजिक दूरी नहीं बनानी, हमें शारीरिक दूरी बनानी है कोरोना से बचने के लिए। मुझे पता नहीं ये सोशल डिस्टेंसिंग शब्द किस तरह से आ गया और वो चल रहा है तो चला ही जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सामाजिक ढांचे में जो आखिरी कतार में बैठा हुआ आदमी है, खास करके अपने देश की परिवेश की बात करें, तो उन्हें ये सोशल डिस्टेंसिंग इस शब्द के मायने शायद समझ में नहीं आएंगे ज़्यादातर लोगों को। तो हम जब भी चर्चा करें कोरोना प्रोटोकॉल की, तो मेरा आग्रह है कि ये शारीरिक दूरी या फिजिकल डिस्टेंसिंग की हम बात करें। सोशल डिस्टेंसिंग शब्द को मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा जो प्रोटोकॉल में पॉइंट आता है वो सैनिटाइजेशन की बात हम लोग करते हैं। देखिए, भारतवर्ष एक कॉम्प्लेक्स कंट्री है। इसमें जो फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक लिमिट तक ये फॉलो हो सकता है और ऐसा हमने बार बार देखा है। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा एक्चुअली। तो अब सैनिटाइजेशन की आप बात करें तो ये सामाजिक ढांचे में जो आखिरी कतार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो सोशियो इकोनॉमिकली काफ़ी पिछड़े लोग हैं, अब खाने को रोटी नहीं है, वो सैनिटाइजेशन क्या समझेंगे। हाँ, ठीक है, जहाँ तक वो पालन कर सकते हैं वो ज़रूर करें। शारीरिक दूरी भी हमने देख ली कि एक लिमिट तक आप, एक तो बताने का तरीका गलत रहा है पिछले 1.5 साल से, फिर भी एक लिमिट तक ही फॉलो हो पाता है और बड़े बड़े जिनको उदाहरण पेश करना चाहिए दरअसल वही नहीं फॉलो कर पाते। तो हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट बचा कोविड से को प्रिवेंट करने का, वो है मास्किंग। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मास्क किस तरह से लगाना चाहिए और किस प्रकार का लगाना चाहिए, इसमें एक प्रॉपर एजुकेशन लोगों के पास अभी तक नहीं है। मास्क के बारे में मैं कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, आप पहले ये समझें कि कोरोना वायरस एक बहुत ही छोटा एक नैनो पार्टिकल होता है। तो उसका साइज लगभग 10 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो कपड़े के मास्क में जो पोर्स होते हैं, जो उसमें छिद्र होते हैं, अब वो उसकी तुलना में कई हज़ार गुना ज़्यादा होते हैं। वैज्ञानिक वर्ल्ड ओवर मान चुके हैं कि ये कोरोना वायरस एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी होता है, यानी वायुमंडल में ये वायरस विशेष परिस्थितियों में सर्वाइव करने लग जाता है। तो किसी को संक्रमित होने के लिए उसके ऊपर किसी के खांसने छींकने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल आप जो रिस्क एरिया है, जो भीड़ भाड़ वाली जगह या क्लोज स्पेसेस होते हैं, मॉल्स होते हैं, बस स्टैंड्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, ऐसे प्लेसेस में एयरबॉर्न इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में यदि आपकी मास्किंग ठीक नहीं हो तो बड़े आराम से आप, बहुत आसानी से आप संक्रमित हो सकते हैं। तो देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जनरली हम डॉक्टर्स ये N95 मास्क है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। एक सवाल उठाते हैं कि ये बहुत महंगा होता है। कोरोना के इलाज से तो कतई महंगा नहीं होता, लेकिन देखिए, ये एक सर्जिकल मास्क है। आपने किसी भी डॉक्टर को कपड़े का मास्क लगा के ऑपरेट करते हुए नहीं देखा होगा। अब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वायरस नैनो पार्टिकल है, उससे आप कपड़े के मास्क से नहीं रोक सकते। रोक तो आप ये सर्जिकल मास्क और N95 से भी 100% रोक नहीं सकते। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको फ़िलहाल ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप कपड़े का मास्क इस्तेमाल करते ही हैं तो एक ट्रिपल लेयर कपड़े का मास्क होना चाहिए। उसके अंदर प्लीज़ ये 3rd वेव की तैयारी में ये बात आप समझें कि एक सर्जिकल मास्क उसके अंदर ज़रूर लगाएं। N95 के अंदर यदि एक सर्जिकल मास्क लगा के आप काम करेंगे या रिस्क प्लेसेस में जाएंगे तो संक्रमित होने की संभावना बहुत कम रहेगी।
कई बार विशेष परिस्थितियों में इस बार सेकेंड वेव में हम लोगों ने 3 मास्क भी लगाए वार्ड्स के अंदर। पीपी किट ऑफ कोर्स पहनना ही होता है हम डॉक्टर्स को। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए, मास्क से एक भी वायरस का पार्टिकल आपके शरीर के अंदर या आपके नॉस्ट्रिल्स, नेजोफेरिंक्स, जहाँ से वायरस अंदर आता है हमारे शरीर में, वो संभव नहीं हो सकता 100% कि एक भी पार्टिकल आपके अंदर नहीं आए। वो तो आएगा, लेकिन देखिए माइक्रोबायोलॉजी का सबसे बड़ा सिद्धांत ये होता है कि जिस वक्त आप इन्फेक्टेड हो रहे हैं उसमें हम लोग कहते हैं इन्फेक्टिंग डोज। आपने इन्फेक्शन का कितना बड़ा डोज अपने शरीर के अंदर ले लिया, वो डिटरमिन करेगा क्लिनिकल कोर्स को। यानी आप कितने गंभीर रूप से बीमार होंगे, उसमें कई फैक्टर्स होते हैं लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर ये होता है कि जब आप संक्रमित हो रहे थे उस वक्त आपने इन्फेक्टिंग डोज कितना ज़्यादा ले लिया। तो ये जो मास्किंग का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये आपके अंदर इन्फेक्टिंग डोज को मिनिमाइज़ करेगा। तो इससे गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो मेरा ये बार बार ये आग्रह है सभी से। देखिए, लोग इसमें ये बात कई बार सामने रखते हैं और इस तरह की चीज़ें हम डॉक्टर्स के सामने आ चुकी है कि साहब हमें सफोकेशन हो जाता, हम तो नहीं लगा सकते डबल मास्क। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, देखिए ये माइंड सेट की बात है। यदि आपने समझ लिया कि कोरोना के इलाज करवाने से मच बेटर ये है कि हम उसे अपने अंदर सीरियसली संक्रमित होने का मौका ही नहीं दें, तो ये बेटर ऑप्शन है। तो ये माइंड सेट की बात है। जब आप समझेंगे कि कोरोना कितनी भयानक बीमारी है और कोरोना ठीक होने के बाद भी पोस्ट कोविड जिसको हम लोग कहते हैं वो कितना सीरियस होता है, और निश्चित रूप से अब 1.5 साल के अंदर आप लोगों ने आसपास लोगों को बीमार होते हुए देख लिया होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल आप सावचेत हो जाएं और प्रॉपर मास्किंग का ध्यान रखें। जहाँ तक हो सकता है फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, आप सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। तो मैंने जो मास्किंग का जो इम्पोर्टेंस अपने देश के परिवेश के अनुरूप जो प्रोटोकॉल है उसमें प्रायोरिटी पे रखते हुए मास्किंग को मैंने इसकी व्याख्या की है आपके सामने। दूसरा एक मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक जब भी हम लोग काम के लिए बाहर निकलते हैं तो हमारे नेजोफेरिंक्स यानी नाक का जो पिछला हिस्सा होता है और ओरोफेरिंक्स यानी मुंह के अंदर का जो पिछला हिस्सा, गलेट जिसको कहते हैं, जहाँ से सांस या आहार अंदर जाता है हमारे, तो यहीं जो AC2 रिसेप्टर्स होता है, यहाँ ये कोविड वायरस अटैच होता है अंदर। तो यहाँ सरफेस इम्यूनिटी नाम की एक चीज़ होती है। देखिए, 2 तरह की, एक सिस्टमिक इम्यूनिटी होती है जिसके बारे में सभी वाकिफ़ हैं, तो लेकिन एक ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो लेयरिंग होती है अंदर, ये नेजोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स की, वहाँ सरफेस इम्यूनिटी होती है। तो सरफेस इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए कुछ वाइटामिन A और विटामिन D, इसका खास रोल होता है। तो जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी सरफेस इम्यूनिटी बनी रहे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट, मैं आपको एक गार्गल की चर्चा मैं करूँगा। हम लोग पोविडोन आयोडीन कहते हैं। देखिए, मार्केट में कई नाम से 2% सॉल्यूशन इसका गार्गल के रूप में मिलता है। अब इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे माउथ गार्गल्स होते हैं जो वायरिसाइडल होते हैं, यानी जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने में सक्षम होते हैं। लेकिन ये जो पोविडोन आयोडीन गार्गल जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसमें गार्गल करने के बाद तात्कालिक इफेक्ट तो उसका होता ही है, लेकिन इसका जो साइडल यानी इसका जो किलिंग इफेक्ट है, करीब 4 घंटे तक ये गले के अंदर एक बार गार्गल करने के बाद मौजूद रहता है। तो जब आप बाहर निकलें तो यदि आप बीटाडीन गार्गल करके, बीटाडीन एक बहुत ही कॉमन नाम है इस पोविडोन आयोडीन गार्गल का, ये इजीली अवेलेबल होता है, बहुत ही सस्ता होता है। तो इसका 1% सॉल्यूशन, 2% तो इसका गार्गल मिलता है, इसको आप 1% कर सकते हैं। यानी एक जैसे बीटाडीन का आप एक बॉटल देखें तो उसके ऊपर एक मेजरिंग कैप होता है, तो उसमें 10 ml का कैप होता है। मैं ये कहूँगा कि 3 ml आप उसमें पोविडोन आयोडीन 2% सॉल्यूशन ले लें आप, उसमें सिंपल टैप वाटर होता है, 3 ml और मिला दें उसमें, तो 6 ml एक छोटा सा गल्प हो जाएगा। उसको अंदर लेके आप जितना नीचे उतार सकते हैं एक बार गार्गल कर लें आप, तो आपका गला देखिए पेंट हो जाएगा इससे। अच्छा, गार्गल करते वक्त थोड़ा बहुत यदि पेट के अंदर भी चला जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो इस तरह से घर से निकलते वक्त और जब आप घर वापस आते हैं
तो घर से वापस आने के बाद भी एक बार आप गार्गल कर लें और मास्किंग का ध्यान रखें, तो एक बहुत ही बेहतर तरीका होगा कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचने का। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने अभी सरफेस इम्यूनिटी की बात करी आपसे, वैसे हमारी एक सिस्टमिक इम्यूनिटी होती है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिससे हमारा सरफेस इम्यूनिटी और सिस्टमिक जो इम्यूनिटी होता है तात्कालिक रूप से काफ़ी डिप्रेस हो सकता है। जैसे मैं एक बात करूं आपसे, तो जैसे इस कमरे का मान लीजिए अभी टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी मैं तुरंत यदि फ्रिज का पानी पी लूँ जिसका टेम्परेचर मान लीजिए 7 या 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जैसे ही वो पानी अंदर जाएगा तो मेरे गले के तापमान को, वो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है शरीर के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसको बिल्कुल ही वो नीचे ले आएगा। तो ये जो झटका जो गले में लगेगा तो सरफेस इम्यूनिटी बिल्कुल नीचे डिप हो जाएगी उसकी। ऐसे में जो भी वायुमंडल में वायरस, बैक्टीरिया या फंगस होगा उसे संक्रमित करने का एक मौका मिलेगा। तो ये सरफेस इम्यूनिटी की बात होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक ये कोविड जैसी बीमारी देश में चल रही है या महामारी पूरे विश्व में चल रही है, हमें अपने सरफेस इम्यूनिटी को बनाए रखना चाहिए। तो हम गले के अंदर टेम्परेचर शिफ्ट ज़्यादा नहीं करें। इसी तरह से शरीर का भी जो टेम्परेचर शिफ्ट है, अब इन दिनों एसी हर जगह चल रहे हैं। अब एसी में जनरली कई बार लोग मैं देखता हूँ कि 20 डिग्री 22 डिग्री भी टेम्परेचर रखते हैं, और सडनली आप बाहर आपको निकलना होता है जहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जो मेजर शिफ्ट टेम्परेचर का होता है, तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी तात्कालिक रूप से काफ़ी कम हो जाता है। तो यूँ तो देखिए इम्यूनिटी बूस्ट करने के 50 उपाय आपको नेट पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं छोटी छोटी बातें बताना चाह रहा हूँ। उसमें एक ये है कि जब आप जब घर से बाहर निकलें काम पर, तो आपका न्यूट्रिशन यानी कि अच्छा खाया पिया हुआ होना चाहिए आपका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो मेजर मील है, वो जिसको ब्रेकफास्ट या नाश्ता कहते हैं, वो मेजर मील होना चाहिए। उसमें एक बैलेंस्ड मील आप लें, और वो एक हेवी मील होना चाहिए आपका, यानी 24 घंटे का सबसे अच्छा मील। जब आप बाहर निकल रहे हो काम करने का, तो आप एक अच्छी तरह से खा पी करके निकलें। अब उसमें प्रचुर मात्रा में एक बैलेंस डाइट, जिसमें 60% कार्बोहाइड्रेट, 20% वसा और 20% प्रोटीन हो, इस तरह का आप एक कॉम्बिनेशन डाइट लेकर के आप बाहर निकलें। तो एक न्यूट्रिशन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा, हाइड्रेशन। देखिए प्यास लगे तो पानी सभी पीते हैं, तो जब पानी की कमी यानी रिलेटिव डिहाइड्रेशन, जिसके कोई लक्षण नहीं होते शरीर में, लेकिन वैसे भी आपको पानी पीना चाहिए ताकि आपके अंदर देखिए रिलेटिव डिहाइड्रेशन नहीं हो। तो रिलेटिव डिहाइड्रेशन या शरीर में न्यूट्रिशन की यदि कमी रहेगी तो भी आपकी सिस्टम की इम्यूनिटी कम हो जाएगी और गंभीर रूप से संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, प्रॉपर मास्किंग, और यदि संभव हो तो ये जो पोविडोन आयोडीन गार्गलिंग की मैंने बात करी, उसे आप करते रहें घर से बाहर निकलते वक्त और घर वापस आने के बाद। तो इन उपायों से काफ़ी हद तक ये जो थर्ड वेव की बात की जा रही है उससे आप बच सकेंगे। और देखिए ये तो पब्लिक स्तर पे क्या करना चाहिए उसकी बात है। अस्पताल में तैयारियां, अब अवेयरनेस काफ़ी आ गई है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों ने, ऑक्सीजन की कमी आ गई थी तो काफ़ी व्यवस्था कर ली गई है, उसकी बेड्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ा ली गई है। ऑक्सीजन बेड की जहाँ तक मैं समझता हूँ कमी नहीं आएगी सरकारी संस्थानों में या गैर सरकारी संस्थानों में। और इवन बहुत सारे लोगों ने घर में अब ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स मंगा रखे हैं। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी काफ़ी सुधार हो रखा है। वैक्सीनेशन भी देखिए काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। लेकिन बार बार मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि फुल प्रूफ अभी कोविड में कुछ भी हमारे पास नहीं है। फुल प्रूफ 100% फुल प्रूफ ड्रग्स, वैक्सीनेशन या जिसको एक होलिस्टिक रेमेडी कहते हैं अस्पताल में आने के बाद, ये फुल प्रूफ अभी दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए बार बार ये समझना ज़रूरी है कि ये बचाव बहुत आवश्यक है। आप कोरोना को आजमा करके नहीं देख सकते,
तो इसलिए अभी थर्ड वेव सेकेंड वेव प्राय समाप्त हो रखा है, थर्ड वेव की संभावना है। ऐसे में सबसे ज़्यादा सावधानी, ये सेकेंड वेव जब समाप्त हो चुका है और अपेरेंटली हमें कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। थैंक यू।